नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संदेश मैसेंजर आप शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे टेट, सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, आरओ, एआरओ इत्यादि की तैयारी सुचारू रूप से कराई जाती है। देखिए, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग संविधान को प्रारंभ करेंगे और संविधान को बहुत ही आसान तरीके से जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ट्रिक से पढ़ेंगे और जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, लेकिन हर एक चीज़ को बड़ा आसानी से समझेंगे। चलिए भाई, बात करें हम राज्य व्यवस्था की। तो राज्य व्यवस्था क्या होता है? सबसे पहले तो यही समझ लीजिए, ये जो लिखा हुआ है कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? क्या राज्य व्यवस्था एक ही देश में होती है या अलग अलग देशों में? तो राज्य व्यवस्था लगभग हर देश में अलग अलग प्रकार की होती है। तो देखिए, राज्य व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? राज्य व्यवस्था क्या है? तो राज्य व्यवस्था किसी भी देश के शासन को चलाने की व्यवस्था है। किसी देश के शासन को चलाने की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहा जाता है। राज्य व्यवस्था जो आधार है राज्य व्यवस्था का, या राज्य व्यवस्था जिस पर टिकी होती है वो क्या होते हैं? वो उसके 3 आधार होते हैं। कौन कौन से? एक विधायिका और एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। ठीक है भाई। तो विधायिका किसे कहा जाता है? विधायिका किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? विधायिका का काम ये होता है कि विधायिका में जो लोग होते हैं वो विधि बनाने का या कानून बनाने का काम करते हैं। विधि या कानून बनाना इनका काम होता है। इन कानूनों को लागू करना ये काम होता है कार्यपालिका का। अगर कानूनों को लागू करने में कोई गतिरोध उत्पन्न हो रहा है या कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका निपटारा कौन करता है? उसका निपटारा करता है न्यायपालिका। और न्यायपालिका के द्वारा इन कानूनों को संरक्षण प्राप्त होता है। कानूनों का संरक्षण किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? तो देखिए, भारत में जो विधि या कानून बनाने का काम है वो 2 स्तर पर होता है। एक राज्य स्तर पर होता है और एक केंद्र स्तर पर होता है। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं। भारत में जो विधायिका है वो कैसी है? द्विसदनीय है, या ऐसा कह दें कि 2 स्तर पर जो विधायिका होती है वो काम करती है। एक संघ यानी केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर कानून बनाए जाते हैं। तो देखिए, केंद्र स्तर पर जो कानून बनाने का काम करती है वो संसद होती है। वो कौन होती है? संसद होती है। और संसद में जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के लोग होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। वहीं विधान परिषद की बात करें तो राज्य में क्या होती है? राज्य में जो कानून बनाने का काम करती है वो विधानमंडल होती है। विधानमंडल। और विधानमंडल में कौन होते हैं? विधानमंडल में एक विधानसभा के लोग होते हैं और कौन होते हैं? विधान परिषद के लोग होते हैं। विधानसभा और विधान परिषद के लोग होते हैं। अगर हम इनमें तुलना करने का आधार बनाएं तो लोकसभा की तुलना विधानसभा से करी जाएगी और राज्यसभा की तुलना विधान परिषद से करते हैं। और याद रखिए भाई, कार्यपालिका जो होती है वो इन नियमों और कानूनों को क्या करती है? पारित करती है। नियमों और कानूनों को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका में जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो लोग कहाँ से आते हैं? तो देखिए, कार्यपालिका और विधायिका में कॉमन लोग होते हैं, यानी ऐसे ये दोनों एक दूसरे में इनमें से लोग आते जाते रहते हैं, या ऐसा कह दें इन दोनों में से कॉमन लोग भी होते हैं। क्या होता है? देखिए, लोकसभा का 15% निकाल दिया जाए तो उतने लोग संघ की मंत्रिपरिषद में होते हैं, मंत्रिपरिषद में। वहीं विधानसभा के 15% निकाल दिए जाएं तो ये क्या कहाँ की होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद होती है।
राज्य की मंत्रिपरिषद, यही लोग क्या करते हैं, कानूनों को लागू करते हैं। और न्यायपालिका इन दोनों से अलग है, न्यायपालिका इन दोनों से अलग है। और संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो इनको अलग करता है, तो आर्टिकल 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका कैसी होगी, स्वतंत्र होगी। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होगी। स्वतंत्र क्यों रखा गया है, क्योंकि ये लोग जब आपस में बातचीत करके और कोई गलत फैसला अगर लेते हैं तो उस गलत फैसले को कौन बदल सकता है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका का इन दोनों का न्यायपालिका पर कोई भी दबाव नहीं होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि किस तरीके से लागू किया जाता है। चलिए भाई आगे देखें। न्यायपालिका के बाद में ये पता करेंगे कि न्यायपालिका कैसे सुरक्षा करती है, कानूनों का क्या क्या पावर्स रहती हैं, वो देखिए आप। देखिए न्यायालय के पास क्या पावर है। न्यायालय के पास बात करें हम एक केस की, तो केशवानंद केस था, केशवानंद भारती केस 73 का, जिसमें यह कहा गया, केशवानंद भारती केस था 1973 का, जिसमें यह कहा गया था कि देखिए ये सबसे बड़ी जो बेंच थी, या 9 जजों की बेंच कह लो, अब तक की सबसे बड़ी बेंच, इसमें यह फैसला लिया गया कि भारत में जो सर्वोच्च होगा वो संसद सर्वोच्च नहीं होगी, भारत में जो सर्वोच्च होगा वो संविधान होगा। भारत में जो सर्वोच्च होगा वो कौन होगा, संविधान होगा। ये फैसला कब लिया गया, केशवानंद भारती केस में लिया गया। ठीक है भाई, ये याद रखो। और जब ये लोग अपना कार्य सही से नहीं करते हैं, तब तो कौन हस्तक्षेप करता है, तब न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। तब इनके ऊपर हस्तक्षेप कौन करती है, न्यायपालिका। चलो एक साधारण एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। मान लो एक परिवार में 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं और पिता हैं, ठीक है। अब ये एक ही परिवार है, ये जो है वो परिवार एक ही है, ठीक है भाई। इसमें नियम, घर के लिए नियम बनाने का काम ये 5 पुत्र भी कर सकते हैं। तो 5 पुत्र भी नियम बता सकते हैं कि ऐसा नियम होना चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए, ऐसा, ये 5 पुत्र में से कोई भी बता सकता है। लेकिन इन नियमों को लागू करने का काम कौन करेगा, घर का मुखिया करेगा। और घर के मुखिया कौन है, इसमें पिताजी हैं। तो घर के मुखिया इन कानूनों को क्या करते हैं, लागू करते हैं। लागू करने में कभी कभार ऐसा होगा कि पिताजी कुछ सुझाव देते हैं तो बच्चे मान जाते हैं, बच्चे कोई सुझाव देते हैं तो पिताजी मान जाते हैं। लेकिन जब इनमें लड़ाई हो जाए, मान लो इनमें आपस में लड़ाई हो जाए या पिताजी से लड़ाई हो जाए, तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में एक अलग व्यक्ति जो है इनमें हस्तक्षेप करता है, वो होता है गांव का प्रधान को वैसे ही मान के चलेंगे जैसे न्यायपालिका। फिर इन दोनों को, इन पिता पुत्रों को सबको अंडर में लेने का अधिकार किसका है, मान लो प्रधान का। तो प्रधान क्या करता है, इनका मसला पूरा सुलझाने का काम करता है। तो प्रधान जस्ट लाइक कैसे काम करेगा, न्यायपालिका की तरह। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए भाई आगे देखेंगे। आगे देखिए, आगे है संविधान क्या है। बात करें अगर संविधान की, तो देखिए राज्य व्यवस्था में क्या था, राज्य व्यवस्था में था कि किसी भी शासन को चलाने की व्यवस्था थी, उसको क्या कहते थे, राज्य व्यवस्था। लेकिन शासन को चलाने के लिए जो व्यवस्था होगी उसके लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे, कुछ कानून बनाए जाएंगे, कोई प्रावधान, कोई शर्तें होंगी। वो शर्तें, कानून, प्रावधान किस में लिखे जाएंगे, तो एक दस्तावेज में लिखे जाएंगे। एक दस्तावेज में लिखे जाएंगे। तो ऐसा दस्तावेज जिसमें नियम, कानून, शर्तें लिखी हों किसी देश को चलाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, उसे संविधान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है भाई। ऐसा जिसमें नियम, कानून लिखे हों उसे संविधान कहेंगे। संविधान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। संविधान को अगर तोड़ेंगे तो सम प्लस विधान संधि विच्छेद होता है इसका। तो आप देखेंगे सम माने क्या होता है, सम माने समान, विधान माने नियम। यानी इसमें ऐसे नियम लिखे होते हैं जो सभी के लिए समान होंगे, जो सभी के लिए समान, सभी के लिए बराबर हों,
ऐसे नियम लिखे होते हैं जिस पुस्तक में, उसे क्या कहेंगे, उसे संविधान कहा जाएगा, उसे संविधान कहते हैं। अगर परिभाषा में पूछ लिया जाए कि परिभाषा में अगर कहना हो आपको, तो आप कह सकते हैं कि संविधान क्या है? संविधान मूल सिद्धांतों का समुच्चय है, मूल सिद्धांतों का समुच्चय है। संविधान जो है वो क्या है? मूल सिद्धांतों का समुच्चय। ऐसे सिद्धांत जो सबके लिए उस देश में रहने वाली जनता के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनका समुच्चय है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अगर ये परिभाषा में कभी लिखना पड़ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। बात करें संविधान के प्रकार की, तो संविधान के प्रकार में याद रखेंगे कि संविधान 2 प्रकार का होता है। संविधान 2 प्रकार का कौन कौन सा? एक भाई लिखित हो सकता है और ये अलिखित हो सकता है। संविधान के प्रकार में याद करें कि लिखित भी हो सकता है संविधान और अलिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान वो होता है जो पूर्ण रूप से लिखा हो, और जो अंशतः रूप से लिखा होता है, यानी कुछ लिखा होता है कुछ बिना लिखा हुआ होता है, तो वो कौन सा होता है? अलिखित। अलिखित कहाँ का है? तो याद रखो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, और किसके अनुसार? टॉमस पेन के अनुसार। टॉमस पेन के अनुसार ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। और अमेरिका का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान लिखित है, और ये प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का। प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। और याद रखो भाई भारत का संविधान भी कैसा है? लिखित संविधान है। भारत का संविधान भी लिखित संविधान है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान। और इसमें कितने शब्द हैं लगभग में? तो शब्दों की बात करें तो इसमें 17, 73, 69 लगभग इतने शब्द हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में शब्दों की बात की जाए तो 17, 73, 69। और शब्दों के अनुसार छोटा पूछा जाए, शब्दों के अनुसार सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान कहाँ का है भाई? तो याद रखो मोनाको का है। मोनाको का है। इसमें केवल 97 अनुच्छेद हैं। केवल कितने अनुच्छेद हैं? 97 अनुच्छेद हैं। ठीक है भाई, तो केवल 97 अनुच्छेद हैं मोनाको के संविधान में। इतनी बातें आपको समझ में आई, कहाँ का संविधान सबसे छोटा, कहाँ का संविधान सबसे बड़ा, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं लिखित अलिखित भी समझ में आ गया होगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं। आगे बात करें संविधान के निर्माण की, तो संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, या ऐसा है किसने संविधान बनाया है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है संविधान सभा की। तो संविधान सभा के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। संविधान सभा के गठन की बात करें तो किस प्रकार इसका गठन होता है, उसकी प्रोसेस क्या रहती है, तो सबसे पहले 1885 में 28 दिसंबर 1885 को किसका गठन होता है, तो याद रखो कांग्रेस की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की। और किसने की है? ए.ओ. ह्यूम ने की है। किसने की है? ए.ओ. ह्यूम ने की है। ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई, और कहाँ की गई? बम्बई में। बम्बई में कौन सा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई। इसमें इसकी जो स्थापना होती है वो इस विश्वविद्यालय में, इस महाविद्यालय में की जाती है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं WC बनर्जी। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। तो ऐसे जो है कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और इसकी स्थापना चूंकि अंग्रेजों ने ही करवाई थी, अंग्रेजों ने ही की थी, तो अंग्रेज समझते थे कि ये संस्था जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, काम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ समय के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं और ये संस्था अंग्रेजों के खिलाफ ही खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, देखिए अंग्रेजों से शुरुआत में जो मांगे रखी जाती थी वो उदारवादी नेताओं द्वारा रखी जाती थी। तो उसमें क्या क्या मांगे रखी जाती थी, तो भाई देखिए ये अंग्रेजों का आधार था शासन का, वो क्या था, उसमें अंग्रेज जो शासन करते थे उसमें आरक्षित विषय हुआ करते थे और हस्तांतरित। आरक्षित विषय वो विषय थे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे पुलिस, न्याय, वित्त, कर, राजस्व, ये किसके पास थे? अंग्रेजों के पास। ये महत्वपूर्ण विषय अंग्रेजों को दिए गए थे। और जो विषय महत्वपूर्ण नहीं थे वो भारतीयों को दिए गए थे। तो भारतीय इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें डोमेनियन स्टेट चाहिए, डोमेनियन स्टेट चाहिए।
डोमेनियन स्टेट क्या होता है? डोमेनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि भारतीय चाह रहे थे कि वो आरक्षित और हस्तांतरित दोनों विषयों के अधिकार अपने पास रखें, यानी दोनों विषयों पर भारतीयों का अधिकार हो, भारतीयों का अधिकार हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीयों का अधिकार हो, लेकिन अंग्रेजों ने इसको देने से इनकार कर दिया। तो आगे चलकर क्या हुआ? आगे चलकर जब अंग्रेजों ने ये बातें नहीं मानी तो बात करते हैं फिर आगे 1929 तक ये मांग रही कि हमें डोमेनियन स्टेट चाहिए। जब डोमेनियन स्टेट नहीं मिला तो 1930 में ये मांग बदल जाती है और फिर मांग होती है पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और कौन सा अधिवेशन होता है? लाहौर अधिवेशन से, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज का ये आपको सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।